नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है धान। धान की खेती से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों से संबंधित भी जो क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज ये क्लास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एओ, डब्ल्यूओ, जेट और आईसीआर, बीएचयू इन सभी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर आज ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धान से संबंधित जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है निम्न में से क्या क्वेश्चन है, निम्न में से धान का कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी, ग्रेमिनी, यूफोरबिएसी या फिर मालवेसी। तो जो धान का कुल है वो क्या माना जाता है? धान का कुल है ग्रेमिनी या पोएसी। क्या है धान का कुल? ग्रेमिनी या पोएसी। ग्रेमिनी या पोएसी। पोएसी धान का कुल माना जाता है। बात करें धान के बॉटनिकल नेम की, तो धान का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? ओराइजा। ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा धान का बॉटनिकल नेम है। जबकि धान में गुणसूत्रों की बात करें 2n बराबर कितने पाए जाते हैं? धान में 24 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। और धान का यदि उत्पत्ति स्थल की बात करें, धान का उत्पत्ति स्थल को क्या माना जाता है? उत्तरी पूर्वी एशिया, यानी कि उत्तरी पूर्वी एशिया यानी कि चीन और भारत। धान का उत्पत्ति स्थल क्या माना जाता है? चीन और भारत माना जाता है। तो धान का कुल क्या है? धान का कुल ग्रेमिनी है और या पोएसी भी कहा जाता है। धान के अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो धान का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। धान में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 24। और उत्पत्ति स्थल क्या, कौन सा देश माना जाता है? उत्तरी पूर्वी एशिया यानी भारत, चीन और भारत धान का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से धान का पुष्पक्रम है। तो धान का पुष्पक्रम क्या है? पेनिकल, कैरियोप्सिस, कलम या फिर स्पाइक। तो धान का पुष्पक्रम क्या है? पुष्पक्रम क्या है? पेनिकल है, कैरियोप्सिस है, कलम या फिर स्पाइक है। तो धान के अगर पुष्पक्रम की बात करें तो धान का पुष्पक्रम क्या है? पेनिकल धान का पुष्पक्रम है। तो राइट आंसर होगा ए। धान का पुष्पक्रम क्या है? पेनिकल है। जबकि दाने का प्रकार यानी फल की बात करें, धान में फल का प्रकार क्या है? तो फल के प्रकार की बात करें तो धान में फल का प्रकार कैरियोप्सिस कहलाता है। कैरियोप्सिस धान का फल क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। और जो तना होता है धान का तना क्या कहलाता है? वो कहलाता है कलम। धान का तना क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। तो धान में पुष्पक्रम क्या है? धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। और जो धान का दाने का प्रकार है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। और जबकि धान का जो तना होता है वो क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है वो कौन सी है? गेहूं, धान, बाजरा या फिर ज्वार। तो जो धान होता है, धान को भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है। तो बी राइट आंसर होगा। जबकि अगर बात करें विश्व की, तो विश्व की खाद्यान्न फसल गेहूं, जबकि भारत की खाद्यान्न फसल धान को मानी जाती है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग जेट हुआ, आईसीआर हुआ या बीएचयू हुआ, इन तीनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है। जबकि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? धान है। अगर उत्पादन की बात करें, धान के
उत्पादन की बात करें तो जो विश्व में धान उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का माना जाता है। प्रथम स्थान विश्व में धान उत्पादन का चीन का माना जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान माना जाता है विश्व में। और अगर भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है धान का? पश्चिमी बंगाल में उत्पादन होता है। और धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? कटोरा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़, धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ जिले को कहा जाता है। विश्व में धान उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश है? चीन का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है विश्व में? भारत का है। और भारत में धान उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पश्चिमी बंगाल का है। और जो धान का कटोरा होता है किस जिले को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धान में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 5 से 7%, 10 से 12%, 77 से 79%, या फिर 2.0 से 2.5%। तो जो धान का फल होता है या दान होता है जिसे हम खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो धान में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो धान में प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 5 से 7% धान में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ए, 5 से 7%। और धान में कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, धान में कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत पाया जाता है? 77 से 77 से 79% धान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। जबकि वसा की बात करें तो धान में वसा की मात्रा पाई जाती है 2.0 से 2.5% वसा की मात्रा पाई जाती है। और खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक वसा किस फसल में पाई जाती है? बाजरे में। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक वसा की परसेंट कौन से में पाई जाती है? बाजरे में पाई जाती है। सर्वाधिक वसा बाजरे में पाई जाती है। तो धान में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 5 से 7% होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 77 से 79% पाया जाता है और वसा 2 से 2.5% वसा की मात्रा पाई जाती है धान में। अब बात करते हैं धान में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? धान में जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? ओरोजेनिन। धान में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ओरोजेनिन प्रोटीन पाई जाती है धान में। तो धान में प्रोटीन की मात्रा 5 से 7% और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओरोजेनिन प्रोटीन पाई जाती है। वसा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? वसा पाई जाती है 2 से 2.5% और कार्बोहाइड्रेट 77 से 79% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आनुवांशिक रूपांतरित द्वारा विकसित धान कौन सा है? यानी आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा विकसित धान कौन सा है? सुपर धान, शंकर धान, देसी धान या फिर गोल्डन राइस। तो जो आनुवांशिक रूपांतरण धान है वो कौन सा है? गोल्डन राइस। आनुवांशिक रूपांतरण धान कौन सा है? आनुवांशिक रूपांतरण धान गोल्डन राइस, गोल्डन धान। और जो सुपर धान है, सुपर धान का आविष्कार कहां पर किया गया? मनीला, फिलीपींस में। सुपर धान का आविष्कार कहां पर किया गया? फिलीपींस में किया गया। फिलीपींस में किया गया। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जीएस गुरुदेव के द्वारा। डॉक्टर जीएस गुरुदेव के द्वारा सुपर धान का आविष्कार किया गया। कब किया गया था? कहां पर किया गया था? धान का विकास किया गया, सुपर धान का विकास किया गया था अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस में। मनीला में किया गया था सुपर धान का आविष्कार। और जो आनुवांशिक रूपांतरित धान द्वारा विकसित धान कौन सा है? गोल्डन राइस धान है। अब बात करते हैं शंकर धान की। शंकर
धान। शंकर धान का आविष्कार कहाँ पर हुआ सर्वप्रथम? चीन में। शंकर धान का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ। कब हुआ? 1976 में। शंकर धान का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ, 1976 में हुआ। शंकर धान का विकास किसके द्वारा किया गया था? युआन लोगपिक के द्वारा। युआन लोगपिक के द्वारा शंकर धान का आविष्कार किया गया। और भारत में शंकर धान का आविष्कार कब किया गया था? भारत में शंकर धान का आविष्कार किया गया था 1994 में। जबकि विश्व में शंकर धान का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया? चीन ने किया था। और कब किया गया था? 1976 में किया गया। लेकिन भारत में शंकर धान का आविष्कार कब किया गया? 1976 में। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि विश्व में शंकर धान का आविष्कार सर्वप्रथम कब किया गया? 1976 में। जबकि भारत में शंकर धान का आविष्कार कब किया गया था? 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पडलिंग क्रिया का संबंध किस फसल से है? गेहूं से, जौ से, चना से या फिर चावल से? तो जो पडलिंग क्रिया की जाती है वो किस में की जाती है? धान में की जाती है, जिसे चावल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा डी। पडलिंग क्रिया का संबंध कौन सी फसल से है? चावल की फसल से है। इसमें क्या किया जाता है? पडलिंग क्रिया पडलर यंत्र के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पडलर यंत्र के द्वारा। पडलर यंत्र के द्वारा पडलिंग क्रिया की जाती है। इस क्रिया में दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। कितने क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीकरण, एक तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऑक्सीकरण। और एक होता है अपचयन। एक तो ऑक्सीकरण और एक अपचयन क्षेत्र उत्पन्न होता है। पडलिंग क्रिया किस फसल के संबंधित है? धान से संबंधित है। इसमें मृदा संरचना नष्ट नहीं होती है, यानी जो पडलिंग की क्रिया होती है उसमें जो मृदा संरचना होती है उसको हानि नहीं होती है। पडलिंग क्रिया का संबंध धान से है। पडलिंग क्रिया करने से खेत में कितने क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो अपचयन क्षेत्र होता है, अपचयन क्षेत्र में नत्रजन वाले उर्वरक दिए जाते हैं। कौन से दिए जाते हैं? नत्रजन वाले उर्वरक दिए जाते हैं। जो नत्रजन वाले उर्वरकों में जैसे अमोनिया सल्फेट। तो क्वेश्चन बन सकता है कि धान में कौन से अमोनियाधारी उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से अमोनियाधारी उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? अपचयन क्षेत्र में। अपचयन क्षेत्र में धान में अमोनियाधारी उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जो पडलिंग क्रिया होती है उसके लाभ की बात करें तो पडलिंग क्रिया के कुछ लाभ भी है, जैसे निक्षालन कम होता है, यानी जो फसल में पानी होता है उसका निक्षालन कम होता है। एक तो पडलिंग क्रिया से निक्षालन की क्रिया कम होती है और नमी की संरक्षण होती है, नमी का संरक्षण होता है। और बात करें तो खरपतवार और कीट व्याधि, जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार और कीट व्याधियों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो धान में पडलिंग क्रिया की जाती है उससे दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक तो अपचयन और एक ऑक्सीकरण। अपचयन क्षेत्र में नाइट्रोजनधारी उर्वरक दिए जाते हैं। नाइट्रोजनधारी उर्वरकों में कौन सा उर्वरक? अमोनिया सल्फेट दिया जाता है। जो पडलिंग क्रिया की जाती है वो किससे की जाती है? पडलर यंत्र से द्वारा की जाती है। पडलर यंत्र से द्वारा जो पडलिंग क्रिया की जाती है उसके लाभों की बात करें तो निक्षालन कम होता है एक तो, और मृदा में नमी संरक्षण बना रहता है, और जो खरपतवार और कीट व्याधि होते हैं उन पर भी नियंत्रण पाया जाता है। तो पडलिंग क्रिया के ये लाभ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खेती योग्य धान की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? धान की खेती योग्य कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 2 प्रजाति, 4 प्रजाति, 24 प्रजाति या फिर 14 प्रजाति। तो धान की खेती योग्य प्रजातियों की बात करें तो 2 प्रजाति पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ए। खेती योग्य प्रजाति 2 पाई जाती है, लेकिन अगर विश्व में धान की प्रजातियों की बात करें, विश्व में धान की प्रजातियां 24 प्रजातियां पाई जाती है और खेती योग्य 2 प्रजाति पाई जाती है। 2 प्रजाति कौन कौन सी? एक तो है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, जो कि 90% धान का उत्पन्न होता है, यानी कि यह एशिया महाद्वीप में उगाई जाती है। ओराइजा सेटाइवा प्रजाति है, ये एशिया महाद्वीप में उगाई जाती है।
कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में उगाई जाती है। और इससे धान का 90% उत्पादन इसी प्रजाति के द्वारा किया जाता है। यानी सर्वाधिक बुआई कौन से प्रजाति की जाती है? ओराइजा सेटाइवा के द्वारा। और एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक बुआई की जाती है और उत्पादन 90% इसी ओराइजा सेटाइवा के द्वारा होता है। इसकी भी 3 प्रजातियां पाई जाती है। जो यह ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा की 3 उप प्रजातियां हैं। उप प्रजातियां है। कितनी प्रजातियां हैं? 3 उप प्रजातियां हैं। पहली तो है इंडिका और दूसरी है जेपोनिका। इंडिका, जेपोनिका और जावानिका, 3 प्रजातियां हैं। इंडिका, जेपोनिका और जावानिका। इंडिका जो प्रजाति है वो भारत में उगाई जाती है। जेपोनिका जापान में उगाई जाती है। नाम से ही इनका संबंध है, याद कर आसानी से हो सकता है। और जावानिका है वो इंडोनेशिया में उगाई जाती है। तो जो ओराइजा सेटाइवा की प्रजाति है धान की, 2 खेती योग्य प्रजातियां हैं। एक तो ओराइजा सेटाइवा और एक है ओराइजा ग्लोबेरिमा। ओराइजा सेटाइवा की खेती एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक की जाती है और इसकी 3 उप प्रजातियां हैं। एक तो है इंडिका, दूसरी है जेपोनिका और तीसरी है जावानिका। इंडिका की बुआई कहाँ पर की जाती है? भारत में। जेपोनिका की जापान में और जावानिका की इंडोनेशिया में। और जो 90% धान का उत्पादन होता है वो ओराइजा सेटाइवा से ही होता है। किससे? ओराइजा सेटाइवा धान से ही 90% धान का उत्पादन किया जाता है। दूसरी प्रजाति है वो कौन सी है? ओराइजा ग्लोबेरिमा। ओराइजा ग्लोबेरिमा, ओराइजा ग्लोबेरिमा दूसरी प्रजाति है धान की। यह प्रजाति दक्षिणी अफ्रीका में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में धान की ओराइजा ग्लोबेरिमा प्रजाति उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में उगाई जाती है। और यदि धान की बुआई के समय की बात करें तो धान की बुआई किस माह में की जाती है? धान की बुआई की जाती है जुलाई माह में। किस माह में? जुलाई माह में धान की बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धान की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? जनवरी माह है, मार्च माह है, जुलाई माह है या फिर नवंबर माह है? तो जो धान की बुआई की जाती है वो की जाती है जुलाई माह में। कौन से माह में की जाती है? जुलाई माह में की जाती है। तो राइट आंसर होगा सी। धान की बुआई समय और ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी जो धान की बुआई की जाती है उसे समय और ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है खरीफ, एक होता है रबी और एक होता है बसंत। तो धान की बुआई 3 ऋतु में की जाती है। एक तो खरीफ ऋतु में, एक रबी ऋतु में और एक बसंत ऋतु में। 3 ऋतुओं में धान की बुआई की जाती है। तो स्थानीय भाषा में जो 3 ऋतुओं में बुआई की जाती है उनका क्या नाम है? एक तो है अश, क्या है? एक तो है अश, एक है अमन और एक है बोरो। अश, अमन और बोरो धान की 3 ऋतुओं में बुआई की जाती है, जिसका स्थानीय नाम क्या है? खरीफ ऋतु का स्थानीय नाम है अश और रबी ऋतु का नाम है अमन और जो बसंत ऋतु है उसे बोरो के नाम से जाना जाता है। तो इनकी बुआई के समय की बात करें तो अस ऋतु होती है, यानी अस फसल ली जाती है। स्थानीय भाषा में जो अस नाम से जाना जाता है वो पश्चिमी बंगाल में अस नाम किस नाम से जाना जाता है? अमन उड़ीसा के नाम से और बोरो भी पश्चिमी बंगाल के नाम से। अब बात करते हैं बुआई के बारे में। तो जो अस ऋतु होती है उसमें बुआई किस माह में की जाती है? मई से जून माह में। अस ऋतु में मई से जून माह में धान की बुआई की जाती है। जबकि जो रबी ऋतु होती है, रबी ऋतु में जुलाई से अगस्त माह में बुआई की जाती है। और जो बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु में बुआई कब की जाती है? जिसे बोरो के नाम से जाना जाता है। नवंबर से दिसंबर माह में बुआई की जाती है। अगर अस ऋतु में बुआई की जा रही है तो कब की जाती है? मई से जून माह में। अमन में बुआई की जा रही है तो जून से जुलाई
माह में, सॉरी जून से अगस्त माह में, और बोरो की बुआई कब की जाती है? नवंबर से दिसंबर माह में। अब बात करते हैं कटाई के बारे में। किसके बारे में? कटाई के बारे में। तो जो अस ऋतु होती है उसकी कटाई, सॉरी अस ऋतु की कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। अमन में अगर बुआई की गई है जून से अगस्त माह में, तो कटाई कब की जाएगी? नवंबर से दिसंबर माह में। और यदि बात करें बोरो की, तो बोरो में बुआई कब की जाती है? नवंबर से दिसंबर में। तो कटाई कब की जाएगी? मार्च से अप्रैल माह में। तो एक बार पुनः इनका रिवाइज कर लेते हैं। अस की जो बुआई की जाती है वो मई से जून माह में, और जो अमन होता है, अमन की बुआई की जाती है जुलाई से अगस्त माह में। जुलाई से अगस्त माह में। बोरो यानी कि वसंत ऋतु में बुआई कब की जाती है? वो की जाती है नवंबर से दिसंबर में। यानी कि जो खरीफ ऋतु होती है उसमें बुआई कब की जाती है? मई जून माह में। रबी ऋतु में बुआई कब की जाती है? जुलाई से अगस्त माह में। और बोरो ऋतु में बुआई कब की जाती है? नवंबर से दिसंबर माह में। मुख्यतः बुआई कब की जाती है? जुलाई माह में। तो जो रबी की फसल है वह अमन के नाम से जानी जाती है, उसे उड़ीसा में अमन के नाम से जाना जाता है। अब कटाई की बात करें तो खरीफ ऋतु की कटाई कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर माह में। खरीफ ऋतु में अगर धान की बुआई की गई है तो सितंबर से अक्टूबर माह में कटाई की जाएगी। और यदि रबी ऋतु में बुआई की गई है तो इसकी कटाई की जाएगी नवंबर से दिसंबर माह में। किस माह में? नवंबर से दिसंबर माह में कटाई की जाएगी। और बसंत ऋतु में अगर बुआई की गई है तो मार्च से अप्रैल माह में धान की कटाई की जाएगी। तो ये इससे संबंधित, ये बुआई से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अस ऋतु क्वेश्चन बन सकता है, अस ऋतु में बुआई कब की जाती है? मई जून माह में। अमन में बुआई कटाई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर माह में। तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, मजनू सिनेमा। मजनू सिनेमा, सिनेमा, मजनू सिनेमा। एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। मजनू सिने और माँ, मजनू सिनेमा। शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने की, बुआई से ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, उसे याद करने की। तो मैं यानी कि मैं का मतलब अस, पहले तो होगा असम, फिर होगा फिर होगा बोरो। अस अमन बोरो, ये तो तीनों प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। और मजनू मई जून, और जय का मतलब है जुलाई से अगस्त माह है, और न का नवंबर से दिसंबर माह है। सिनेमा का मतलब है सितंबर अक्टूबर, न का नवंबर दिसंबर, और मैं का मार्च अप्रैल। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, इससे कंफ्यूज नहीं होते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि धान की रबी ऋतु में बुआई कब की जाती है, तो रबी ऋतु का नाम क्या है? अमन। कहाँ पर की जाती है? उड़ीसा में अमन के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सी बात है, इस ट्रिक का उपयोग करके मजनू सिनेमा, अस अमन बोरो, तो मई जून, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, इस प्रकार से क्वेश्चन का आसानी से राइट आंसर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धान की खेती हेतु इष्टतम का तापमान कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। धान की खेती हेतु उपयुक्त तापमान यानी इष्टतम तापमान कितना माना जाता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इष्टतम तापमान माना जाता है। लेकिन यदि धान की फसल पकती है तो पकते समय इस तापमान कितना माना जाता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान होना चाहिए धान की बुआई के समय। धान की फसल पकते समय कितना तापमान होना चाहिए? पकते समय तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर धान का अंकुरण की बात करें, यदि बुआई की गई है और अंकुरण के हेतु धान का इष्टतम तापमान कितना माना जाता है? वो होना चाहिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। इष्टतम तापमान की बात करें धान की खेती हेतु, तो इष्टतम तापमान कितना है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पकते समय तापमान की बात करें तो पकते समय धान के लिए सर्वश्रेष्ठ तापमान माना जाता है, वो माना जाता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
यदि धान की बुआई की गई है और अंकुरण हेतु तापमान की बात करें तो अंकुरण हेतु तापमान होना चाहिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। वृद्धि के लिए यदि धान की बुआई की गई और वृद्धि नहीं हो रही है तो वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान माना जाता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। धान की खेती हेतु इष्टतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पकते समय तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे अंकुरण के लिए तापमान होना चाहिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और वृद्धि के लिए तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक, फिलीपींस, हैदराबाद या फिर कर्नाटक। तो जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? CRRI कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में CRRI स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ए, कटक। जबकि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में। फिलीपींस में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में। और धान अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? धान अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। हैदराबाद में धान अनुसंधान निर्देशालय स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1960 में। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में। फिलीपींस में। और जो धान अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में। जो धान होता है, धान में दाना और भूसे का अनुपात कितना होता है? धान की फसल में दाना प्लस भूसा का अनुपात कितना होता है? तो दाना तो होता है 2% और भूसा होता है 1%। दाना और भूसे का अनुपात कितना होता है? 1:2%। धान की बुआई हेतु उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, वो मानी जाती है काली मिट्टी। धान की बुआई हेतु उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है या चिकनी मिट्टी। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान होना चाहिए 4 से 6 पीएच मान वाली मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की डेपोक विधि में नर्सरी तैयार कितने दिन में हो जाती है? 11 से 13 दिन में, 25 से 30 दिन में या फिर 20 से 25 दिन में या 5 से 7 दिन में। तो जो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि होती है डेपोक विधि, इसमें नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? 11 से 13 दिन में डेपोक विधि में नर्सरी तैयार हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ए। अब बात करते हैं गीली विधि में। जो धान की नर्सरी तैयार की जाती है वो 4 प्रकार से की जाती है, 3 विधियों से की जाती है। एक तो होती है गीली विधि, एक होती है सूखी विधि और एक होती है डेपोक विधि। तो कितने दिन गीली विधि में नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? 20 से 25 दिन में। सूखी विधि की बात करें तो सूखी विधि में नर्सरी तैयार हो जाती है 25 से 30 दिन में। डेपोक विधि में नर्सरी तैयार हो जाती है 11 से 13 दिन में। और इनके लिए जो गीली और सूखी विधि है उनके लिए 1000 वर्ग मीटर नर्सरी हेतु क्षेत्र पर्याप्त माना जाता है। लेकिन जो डेपोक विधि होती है उसमें नर्सरी हेतु क्षेत्र कितना 25 से 30 वर्ग मीटर ही काफी होता है। और प्रति वर्ग मीटर बीज दर की बात करें डेपोक विधि में तो 3 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है डेपोक विधि में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से धान की डिबलर विधि से बुआई करने पर उपयुक्त बीज दर कितनी रखी जाती है? यदि अगर धान की बुआई डिबलर विधि से की जा रही है तो बीज दर कितनी रखी जाती है? 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, 60 kg प्रति हेक्टेयर,
40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर या फिर 45 केजी प्रति हेक्टेयर। तो धान की डिबलर विधि से बुआई की जा रही है तो बीज दर कितनी रखी जाती है? डिबलर विधि से बीज दर रखी जाती है 40 से 45 केजी। कितनी? 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। तो राइट आंसर होगा 40 से 50 केजी, सी राइट आंसर होगा। और औसत बीज दर की बात करें तो औसत बीज दर रखी जाती है, वो रखी जाती है 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर धान की बुआई हेतु बीज दर रखी जाती है। एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। औसत बुआई की जा रही है तो बीज दर रखी जाएगी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। और नायला विधि से बुआई की जा रही है, नायला विधि से बुआई की जा रही है तो बीज दर रखी जाएगी 60 केजी प्रति हेक्टेयर। और यदि डिबलर से बुआई की जा रही है, किससे? डिबलर से, तो डिबलर से बुआई की जा रही है तो बीज दर रखी जाती है 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। और बासमती चावल की बुआई की जाती है तो बासमती चावल की बीज दर कितनी रखी जाती है? 45 केजी प्रति हेक्टेयर। आर इंटू पी की दूरी, आरपी की दूरी की बात करें तो 20 इंटू 10 मीटर रखी जाती है, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धान की बुआई की एसआरआई विधि का आविष्कार किसने किया? जो धान की बुआई की श्री विधि है उसका आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ने, मेडागास्कर ने, लिविंग ने या फिर स्कॉट मॉरिस ने? तो जो धान की बुआई की श्री विधि है उसका आविष्कार किसने किया था? मेडागास्कर ने। तो बी राइट आंसर होगा मेडागास्कर। श्री विधि का आविष्कार किसने किया? मेडागास्कर ने किया। और कब किया था? 1982 में। धान की श्री विधि का आविष्कार मेडागास्कर ने 1982 में किया गया। जो धान की मेडागास्कर विधि है, सॉरी श्री विधि है, उसमें बीज दर कितनी रखी जाती है? 5 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। और इस विधि में पानी और उर्वरक की बचत होती है। पानी और उर्वरक की 90% तक बचत होती है। कितनी प्रतिशत? 90%। तो धान की श्री विधि का आविष्कार किसने किया? मेडागास्कर ने। कब किया था? 1982 में किया था। धान की अगर श्री विधि से बुआई की जा रही है तो बीज दर कितनी रखी जाती है? 5 से 7 केजी। धान की जो श्री विधि होती है उससे अगर बुआई की जा रही है तो कितनी प्रतिशत उर्वरक और पानी की बचत होती है? 90% पानी और उर्वरक की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धान की भारत की जादुई किस्म कौन सी है? निम्न में से धान की भारत की जादुई किस्म कौन सी है? TN फर्स्ट, IR8, लूनीश्री या फिर जया? तो इन चारों में से धान की भारत की जादुई किस्म कौन सी है? तो भारत की जादुई किस्म की बात करें तो भारत की जादुई किस्म है जया। कौन सी? जया। तो राइट आंसर होगा डी। भारत की जादुई किस्म कौन सी है? जया है। तो राइट आंसर होगा डी। बात करते हैं, एक बार प्रॉपर तरीके से देखते हैं जया के बारे में। भारत की जादुई किस्म, भारत की जादुई किस्म है धान की। कौन सी? भारत की जादुई किस्म कौन सी है? जया। इसका आविष्कार किसने किया? डॉक्टर शास्त्री ने। जादुई किस्म का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर शास्त्री ने किया था। और 1967 में किया गया तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में। धान की जो भारत की जादुई किस्म कौन सी है? जया है। इसका आविष्कार किसने किया? डॉक्टर शास्त्री ने किया। कब किया? 1968 में किया। और कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया गया। जया भारत की प्रथम बोनी और अर्ध बोनी किस्म है, अर्ध बोनी किस्म मानी जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर होगा जया। अर्ध बोनी किस्म, तो अर्ध बोनी किस्म भी जया ही है। तो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे धान से, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं धान की किस्मों से संबंधित। तो धान की किस्मों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका अगली क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। आज ही क्लास में बस इतना ही। अगर आज ही क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।